बिल्कुल। और सभी सुनने वालों को नमस्कार। This is the lecture information given by Postal Gyan classes for the preparation of Post Office Departmental Promotional Examinations. हाँ, जो कि LDCE परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनकी सरकार मतलब मात्र 13 दिन में गिर जाती है। अरे बाप रे, सिर्फ 13 दिन? हाँ, या फिर एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी संसद के निचले सदन में कदम ही नहीं रखा। ये तो वाकई हैरान करने वाला तथ्य है ना? या फिर जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए कि देश की सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश बनने के लिए रिटायरमेंट की उम्र तो एकदम सख्ती से तय है, लेकिन कोई न्यूनतम उम्र नहीं। हाँ, मतलब कोई मिनिमम एज लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के ऐसे ही दिलचस्प, विरोधाभासी और बेहद महत्वपूर्ण नियमों को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि परीक्षार्थियों को ये बातें अक्सर उलझा देती हैं। सही का। आज की इस विशेष चर्चा का उद्देश्य है उन सभी तथ्यात्मक और सांख्यिकीय नोट्स का गहराई से विश्लेषण करना जो पोस्टल ज्ञान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मैं सुनने वाले सभी परीक्षार्थियों को बता दूं कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ये नोट्स LDCE परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं ये नोट्स। बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। आज की हमारी इस स्रोत सामग्री में हम केंद्र और राज्य सरकार के पूरे संवैधानिक ढांचे की परतों को खोलने वाले हैं। हाँ, और शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे कार्यपालिका से, जहां हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विधायिका यानी हमारी संसद में शक्तियों का संतुलन कैसे काम करता है। और न्यायपालिका? हाँ, अंत में हम न्यायपालिका और राज्यपाल की भूमिकाओं और शपथ ग्रहण के उस जटिल चक्र का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य और अनुच्छेदों का समावेश है। तो चलिए, देश के इस विशाल संवैधानिक ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले कार्यपालिका के शीर्ष पदों से शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर नजर डालते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दिलचस्प बात यह है कि यह उपबंध अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद अनुच्छेद 64 आता है जो ये स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब वो कोई और सरकारी नौकरी या पद नहीं ले सकते। लेकिन मुझे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग रही है। नोट्स में लिखा है कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मतलब ये भारी भरकम शब्द एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट असल में काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आमतौर पर हम जिस चुनाव प्रणाली को जानते हैं उसमें क्या होता है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। हाँ, सिंपल मेजॉरिटी। बिल्कुल, लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इसमें मतदाता सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि वो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। अच्छा, मतलब एक लिस्ट बनानी होती है प्रेफरेंस की। एकदम सही। अब अगर किसी की पहली पसंद वाले उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और वो रेस से बाहर हो जाता है, तो उसके वोट रद्दी में नहीं जाते। वे वोट उन मतदाताओं की दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो हर वोट का अधिकतम इस्तेमाल करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। हाँ, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल जाता। ये सुनिश्चित करता है कि जीतने वाले व्यक्ति को वास्तविक रूप में अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त हो। समझ गया। और नोट्स में एक और बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। हाँ, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये फर्क क्यों है? इसमें एक बहुत दिलचस्प परत है।
देखिए, राष्ट्रपति का काम पूरे देश और राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए उनके चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। अच्छा। लेकिन उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हाँ, वो जो कला और साहित्य वाले होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र मुख्यतः संसद के भीतर का है, इसलिए संसद के सभी सदस्यों, मनोनीत सहित, को उनके चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया है। और अगर इस चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? उसका अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारे नोट्स में एक शानदार ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और पता है, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस पद पर पुनर्निर्वाचित भी हुए थे, मतलब दोबारा चुने गए थे। अरे वाह! अब अगर इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो वो तब आती है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। नोट्स कहते हैं कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। हाँ, सिर्फ 6 महीने तक। क्या हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को एक अंडरस्टडी या बैकअप पायलट की तरह देख सकते हैं? बैकअप पायलट मतलब कैसे? मतलब एक ऐसा पायलट जो आमतौर पर फ्लाइट में दूसरी जिम्मेदारियां जैसे राज्यसभा चलाना संभाल रहा है, लेकिन मुख्य पायलट के ना होने पर अचानक प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। और नियम यह है कि 6 महीने के भीतर देश को नया मुख्य पायलट ढूंढना ही होगा। अरे, ये बहुत ही सटीक उपमा है। एकदम एक बैकअप पायलट जो अचानक से देश की कमान संभालता है ताकि कोई संवैधानिक शून्यता या वैक्यूम न पैदा हो। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि जैसे ही वो मुख्य पायलट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, उसका पुराना रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब वो राज्यसभा का काम नहीं देखेगा? एकदम नहीं। वो राज्यसभा के पदेन सभापति के कर्तव्यों से पूरी तरह अलग हो जाता है। उस अवधि में उसे सभापति को मिलने वाला वेतन या भत्ते नहीं मिलते। तो फिर क्या मिलता है? शाधिकार प्राप्त होते हैं। और एक बात जो अक्सर परीक्षार्थियों को हैरान करती है वो ये है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में उसे बिलों पर मतदान का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर सदन में वोट 50-50% पर अटक जाएं, यानी टाई हो जाए, तब सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना निर्णायक मत यानी डिसाइडिंग वोट दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वो बारीकियां हैं जहां से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। अब उपराष्ट्रपति के इस बैकअप रोल को समझने के बाद ये सवाल उठता है कि फिर देश की स्टीयरिंग व्हील असल में किसके हाथ में है? वो तो सबको पता है। हाँ, तो चलिए उस पद की ओर बढ़ते हैं जिसके पास सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री का पद। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा है ना, ये संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। सरकार केवल तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा के 50% से अधिक सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। और प्रधानमंत्री इस पूरी मंत्रिपरिषद रूपी जहाज का कप्तान होता है। एकदम। इसीलिए हमारे नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। मतलब कप्तान के बिना क्रू का कोई अस्तित्व नहीं है, नई सरकार बनानी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और इसके अलावा वो कई अहम संस्थाओं का अध्यक्ष भी होता है ना? बिल्कुल। वो नीतियां तय करने वाले सबसे अहम मंचों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। वो सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो इन शक्तियों का प्रयोग करने वाले नेताओं की एक बहुत ही विविधतापूर्ण सूची है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और नोट्स के अनुसार उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हाँ, और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर 1977 में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। बिल्कुल, जब श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश को प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ हमारे पास श्री मोरारजी देसाई थे जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने,
और दूसरी तरफ राजीव गांधी थे, जो सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचे। दोनों एकदम अलग स्पेक्ट्रम पर। हाँ, लेकिन मुझे जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनका एक कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा। सोचिए, 13 दिन में पूरी सरकार का गिर जाना। और विरोधाभास देखिए, वही वाजपेयी जी बाद में 5 वर्ष का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। ये तो है, लेकिन नोट्स में एक और नियम है जिसने मुझे सच में उलझा दिया है। कौन सा नियम? देखिए, एच.डी. देवगौड़ा और पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तब वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मेरा मतलब है, लोकतंत्र में ये कैसे संभव है कि बिना चुनाव जीते कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पहली नजर में ये अलोकतांत्रिक लग सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर ये लचीलापन रखा था। वो क्यों? स्पष्ट किया गया ताकि यदि कभी देश में राजनीतिक संकट हो और किसी ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो जो उस समय सांसद न हो, तो उसे नेतृत्व करने का मौका मिल सके। अच्छा। लेकिन ये कोई स्थायी छूट नहीं है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है, उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर या राज्यसभा में मनोनीत होकर संसद का सदस्य बनना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो? अगर वो 6 महीने में ऐसा नहीं कर पाता तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र और योग्यता के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। और संसदीय उपस्थिति की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का उदाहरण बहुत ही अनोखा है। वो कैसे? वे एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने पूरे कार्यकाल में कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान लोकसभा का कोई सत्र ही नहीं बुलाया गया। अरे हाँ, ये तो बहुत मशहूर तथ्य है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को हमेशा लोकसभा से ही होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों ने भी इस देश का नेतृत्व किया है, जैसे कि इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और खुद श्रीमती इंदिरा गांधी जब वो पहली बार पीएम बनी थी। हाँ, और नोट्स में उन प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र है जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान ही दुखद मृत्यु हो गई, जैसे नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम उस सामूहिक उत्तरदायित्व के परीक्षण की बात करें तो वो अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए होता है। सही कहा। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी जी द्वारा पंडित नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। हालांकि वो पारित नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन वीपी सिंह 1990 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 1999 में तो वाजपेयी जी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। 1 वोट की कीमत क्या होती है, ये उस घटना से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। बिल्कुल। तो ये सब सुनकर लगता है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री अपना ये सारा शक्ति परीक्षण कहाँ करते हैं? जाहिर है, संसद में। तो अब हमारी चर्चा का रुख उस जगह की ओर करते हैं जहां लोकतंत्र धड़कता है, हमारी संसद। बिल्कुल। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में इस वेस्टमिंस्टर मॉडल वाली भारतीय संसद के अनुच्छेदों को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है, सरला। हाँ, सरला मतलब SRLA। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी सूत्र है। तो इसमें स से क्या है? स से संसद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। और अनुच्छेद 79 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एकदम सही। रुकिए, यहाँ एक बात है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति न तो लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में, तो फिर वे संसद का अभिन्न अंग कैसे हुए? इसका जवाब कानून बनाने की प्रक्रिया में छिपा है। संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। विधेयक या बिल पास कर सकते हैं, लेकिन वो कागज का टुकड़ा तब तक कानून या एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि देश के राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। अच्छा, तो राष्ट्रपति की मोहर के बिना संसद का काम अधूरा है। हाँ, इसलिए वे संसद का अनिवार्य हिस्सा है। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। चलिए अब उच्च सदन यानी राज्यसभा की संरचना को देखते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। और इसके पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका मतलब है कि इसे कभी भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी सदस्य संख्या की बात करें
तो अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सवाल है कि इन्हें कौन चुनता है? आम जनता इन्हें सीधे वोट नहीं देती। इनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों यानी एमएलए द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 80 क्लॉज 4 के तहत इसमें भी वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत का इस्तेमाल होता है, जिसकी चर्चा हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में की थी। और बाकी बचे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल। और राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। यही कारण है कि ये सदन कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। एकदम सही बात है। अब आते हैं निचले सदन यानी लोकसभा पर, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि भेजती है। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। और वर्तमान में इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 तय की गई है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का जिक्र नोट्स में है, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसके द्वारा यह तय कर दिया गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या यथावत ही रहेगी। ऐसा क्यों किया गया पता है? क्यों? क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया था। अगर सीटों का बंटवारा हर साल बढ़ती जनसंख्या पर होता तो दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाती। मतलब उन्हें अपने अच्छे काम की सजा मिलती। हाँ, इसलिए 2026 तक इस व्यवस्था को फ्रीज कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम राज्यों के अनुसार सीटों के वितरण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां 48 लोकसभा और 19 राज्यसभा सीटें हैं। फिर पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा, और बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा सीटें हैं। अच्छा, जो परीक्षार्थी ये सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक छोटा सा क्विज है। जरा सोचिए, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी दिन की कार्यवाही या बैठक को विधिवत शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है? इस न्यूनतम संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। मैं इसका उत्तर दे देती हूँ। ये संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 होती है। मतलब लोकसभा के लिए यह संख्या 55 और राज्यसभा के लिए 25 होती है। बिल्कुल। इसका कारण ये है कि कोई भी छोटी सी अल्पमत वाली सरकार या कुछ मुट्ठी भर सांसद खाली सदन में अपनी मर्जी से कोई कानून पास न करवा लें। अगर 110 सदस्य नहीं हैं तो पीठासीन अधिकारी को घंटी बजानी पड़ती है और बैठक स्थगित करनी पड़ती है। सही कहा। और संसद के दिनचर्या में 2 और महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल। सभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है आमतौर पर सुबह 11 से 12 बजे, जिसमें सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं, वो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर कहलाता है। और उसके ठीक बाद दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल या 0 आवर कहलाता है। ये पूरी तरह से भारतीय संसदीय प्रणाली का अपना नवाचार है। इसमें क्या होता है? इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के सदस्य जनहित के बेहद तत्काल और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसद के इन दोनों सदनों के बीच शक्तियों का एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है। वो कैसे? जैसे राज्यसभा वैसे तो एक शक्तिशाली सदन है, लेकिन धन विधेयक या मनी बिल के मामले में उसे बहुत सीमित शक्तियां दी गई हैं। कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है और राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर वो 14 दिन में उसे वापस नहीं करती तो उसे पास मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार के वित्तीय कामकाज में कोई रुकावट ना आए और देश का पैसा खर्च करने का अंतिम अधिकार उस सदन यानी लोकसभा के पास रहे जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। अब तक हमने देखा कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, लेकिन ये सुनिश्चित कौन करता है कि ये सब संविधान के नियमों के अनुसार ही हो रहा है? यहीं पर न्यायपालिका, खासकर हमारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत के अनुसार उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति सिर्फ भारतीय संसद को प्राप्त है।
अनुच्छेदों की बात करें तो 124 से 147 तक इसका जिक्र है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई और 33 अन्य न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों की अर्हता यानी योग्यता की बात करें तो किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए या 5 वर्ष तक जज होना चाहिए। और इनके सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तय की गई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने की उम्र तो 65 वर्ष सख्ती से तय है, लेकिन जज बनने के लिए संविधान में किसी न्यूनतम उम्र का उल्लेख ही नहीं है। क्या हम किसी 25 साल के युवा को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह असंभव है। क्यों? न्यायपालिका में परिपक्वता, जीवन का अनुभव और कानूनी ज्ञान को उम्र के किसी नंबर से ज्यादा अहमियत दी गई है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति को वकालत की पढ़ाई पूरी करने, फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार प्रैक्टिस करने या 5 साल तक जज की कुर्सी पर बैठने का अनुभव हासिल करने में ही उसकी उम्र 45 से 50 के पार पहुंच जाती है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने न्यूनतम आयु तय करने की जरूरत ही नहीं समझी। वे जानते थे कि योग्यता की ये शर्त अपने आप उम्र का एक दायरा तय कर देगी। यह बहुत ही तार्किक है। अब अगर हम केंद्र से हटकर राज्य की कार्यपालिका की ओर चलें, तो वहां प्रमुख होता है राज्यपाल, जो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। और साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया था। अब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम वाक्यांश है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल के पास सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह पद की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति या व्यावहारिक रूप से केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें पद से हटा सकती है या दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकती है। बिल्कुल। और राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री की तरह वास्तविक तो नहीं होती, लेकिन बहुत विस्तृत होती हैं। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य उसी के नाम पर होते हैं। वह मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां वो कला, साहित्य आदि क्षेत्रों से 1/6 सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। वित्तीय शक्तियों में राज्य का वार्षिक बजट उसी के अनुमति से विधानमंडल के सामने रखा जाता है। अनुच्छेद 153 से लेकर 163 तक राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ और शक्तियों का जिक्र है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 213, जिसके तहत राज्यपाल अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। हाँ, ये एक आपातकालीन शक्ति है। मान लीजिए राज्य में कोई संकट आ जाए और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसे समय में तुरंत कानून कैसे बनेगा? तब राज्यपाल इस अनुच्छेद का उपयोग करके अध्यादेश निकाल सकता है, जिसकी ताकत विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। हालांकि जब विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता है, तो 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को सदन से पास करवाना अनिवार्य होता है। यह संकट प्रबंधन का एक बेहतरीन टूल है। अब इस पूरे संवैधानिक ढांचे में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हिस्सा होता है, वो है शपथ ग्रहण और त्यागपत्र का चक्र। हुफ, ये तो सच में दिमाग चकरा देता है। कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको इस्तीफा सौंपता है। बिल्कुल, लेकिन पोस्टल ज्ञान के नोट्स में इसका एक बहुत ही स्पष्ट तुलनात्मक चार्ट दिया गया है, जिसे हर परीक्षार्थी को रट लेना चाहिए। देखिए, नियम यह है कि व्यक्ति अपने से ऊपर या अपने समान स्तर के संवैधानिक अधिकारी के सामने शपथ लेता है। जैसे राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उन्हें शपथ देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और वहीं उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी वापस राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों ही राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये केंद्र का एक सीधा सा चक्र है, जहां राष्ट्रपति केंद्र बिंदु हैं।
लेकिन राज्यपाल के मामले में स्थिति थोड़ी बदल जाती है। चूंकि राज्यपाल राज्य में रहता है, इसलिए उसे शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी, इसलिए वो अपना त्यागपत्र दिल्ली भेजता है, यानी राष्ट्रपति को सौंपता है। और इस पूरे चक्र में सबसे अलग और अनोखी स्थिति है लोकसभा अध्यक्ष की। वो अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ लेता ही नहीं है। बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष का अलग से शपथ न लेना हमारी संसदीय परंपरा का एक बहुत ही अनूठा हिस्सा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्यक्ष कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो सदन का ही एक चुनावा सांसद है। वो सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। मतलब उससे दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं? एकदम नहीं। अध्यक्ष तो बस समान लोगों में प्रथम है, जिसे सदस्यों ने कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए अपना मॉनिटर चुन लिया है। और अगर उसे कभी त्यागपत्र देना हो तो वो अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमने वाकई केंद्र और राज्यों के पूरे ढांचे को बहुत बारीकी से समझा है। हमने उपराष्ट्रपति के एकल संक्रमणीय मत से लेकर प्रधानमंत्री के 13 दिन के कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व को समझा। हमने सरला के सूत्र से संसद की शक्तियों को डिकोड किया और सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर राज्यपाल के अध्यादेश और शपथ के चक्र तक का सफर तय किया। मैं ये फिर से रेखांकित करना चाहूंगा कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ये नोट्स कितने व्यापक और सटीक हैं। एलडीसी जैसी विभागीय परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए ये सारा तथ्यात्मक डेटा और सांख्यिकी एक ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। इन नोट्स को बार बार दोहराना आपकी सफलता की कुंजी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तथ्य को समझने के बाद उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। हमने चर्चा की थी कि 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक लोकसभा की सीटें फ्रीज हैं। श्रोताओं को ये गहराई से सोचना चाहिए कि जब 2026 के बाद ये रोक हटेगी और नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन या डीलिमिटेशन होगा, तो हमारे देश की राजनीतिक शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट काम किया है, क्या उनकी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तरी राज्यों का दबदबा और बढ़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय राज्य व्यवस्था और हमारे संघवाद के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो भविष्य की राजनीति और हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस पर अपना अध्ययन और चिंतन जरूर जारी रखें। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर के लिए धन्यवाद।